हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। कुछ लोग जो अभी तक आर्टिकलशिप पे भी होंगे, 31 जुलाई का प्रेशर संभाल चुके होंगे और अब फाइनली सब लोग फुल फ्लैश तरीके से पढ़ाई पे लग गए होंगे। हम कर रहे थे हम कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर आईटीसी, जिसमें हम मोस्ट ऑफ आखिरी पार्ट में पहुंच गए, आखिरी मगर इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज के सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं समथिंग विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? अब अगेन बहुत शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से हर एक पार्ट का ऑपरेशन कर करके सीखते हैं कि किन किन चीज़ों पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है, यानी किन किन चीज़ों पे आईटीसी नहीं मिलता, सरकार ने ब्लॉक कर रखा है। ये वही सवाल है जो आपके क्लाइंट्स आपसे कई बार बार पूछेंगे कि जैसे मुझे कई सारे मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि अरे निखिल जी, मैंने ये कार ली है, मैं तो बिजनेस के लिए कार ली है, लेकिन आप क्यों मना कर रहे हैं, इस पर आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा, मेरा 1,80,000 का आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा। ये इस तरह की बहुत सारी बातें आपके क्लाइंट भी आपसे फ्यूचर में करेंगे, अगर अब तक नहीं करते हैं तो। उनको किस तरह से जवाब देना है, रियल लाइफ में किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है, ये पूरा का पूरा पार्ट रियल लाइफ बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है और धमाकेदार मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए, चलते हैं, शुरू करते हैं ब्लॉक क्रेडिट ना। अब देखो ध्यान से, जैसे कि हम एक एक चीज़ का ऑपरेशन करेंगे तो आराम से समझेंगे। एंड आई एम जस्ट गेसिंग कि आप अभी तक पूरी सीरीज प्रॉपर लाइन से देखते हुए आ रहे हैं। ये आईटीसी का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट सेकंड पार्ट अगर नहीं देखा तो थर्ड पार्ट समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लियो, थर्ड पे आ जाइए। ठीक है, चलिए बस अब हो गई, बहुत हो गई बकवास, करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। ब्लॉक क्रेडिट, अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात देखो, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, ये सब वही लिस्ट आने वाली है जिनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता। आपको लग रहा है मिल सकता है बट आईटीसी नहीं मिलता। तो पहली बात है इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, उस पर आईटीसी नहीं मिलता। अब ध्यान से देखो क्या होता है इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल जो डिजाइंड है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। इसका सिंपल मीनिंग क्या निकलता है? अगर कोई व्हीकल ऐसा है, अगर कोई मोटर व्हीकल ऐसा है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए नहीं है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, अगर जैसे ट्रक, लॉरी, ये सब, छोटा हाथी, वो सब जो होता है, एलिफेंट नहीं, छोटा हाथी जो एक व्हीकल होता है, ठीक है, छोटा ट्रक टाइप होता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एलिजिबल आ गए बिकॉज ये सब बेसिकली गुड्स के लिए बने। तो ये आप एलिजिबल क्या है? इनएलिजिबल है। मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 13%, 13% या उससे कम तक, 13% तक अगर सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर इतने कैपेसिटी तक का कोई मोटर व्हीकल है जो पर्सन के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो रहा है, वो आ जाता है इन द डेफिनेशन ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। सर यानी कि क्या इन पे आईटीसी नहीं मिलेगा? सर आईटीसी नहीं मिलेगा, सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ जगह पे मिलेगा, अभी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल बाय डिफॉल्ट रूल क्या है, इन पे आईटीसी नहीं मिलेगा। सर 13, सर अगर हम बात करें इनोवा, आईटीसी मिलेगा? कितने लोग बैठते हैं सर? 8 लोग बैठते हैं, 7 लोग बैठते हैं, आईटीसी नहीं मिलेगा। सर टवेरा, आईटीसी मिलेगा? डिपेंड करता है, अगर टवेरा 15-18 सीटर है तो मिल जाएगा, 13 तक की है, पता है 10 सीटर टवेरा आती है, उस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टवेरा ही थी या कोई और थी, तुम सिंपल समझ लो, अगर 13 सीटर तक की है तो उस पर आईटीसी क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा, वो है इनएलिजिबल। इसका मतलब, अच्छा एक चीज़ और, अब पता है क्वेश्चन में, जस्ट टू कंफ्यूज यू, क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमने ना स्विफ्ट लिया या हमने कोई मारुति का अर्टिगा लिया और वो हमें ना बिजनेस के लिए यूज़ कर, बिजनेस के लिए, तो अपने ना मन में फीलिंग आता है, मन में सोचने का मन करता है ये बिजनेस के लिए मतलब आईटीसी मिलना चाहिए ना। जवाब ना है जनाब, आईटीसी नॉट अलाउड इवन इफ यूज्ड फॉर बिजनेस फॉर इनएलिजिबल व्हीकल्स। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है बाय डिफॉल्ट। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि इन पे आईटीसी मिलेगा। क्या है एक्सेप्शन, देखो ध्यान से, अगर वो मोटर व्हीकल यूज्ड है फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच मोटर व्हीकल, यानी जैसे एग्जाम्पल स्विफ्ट की बात करता हूँ, स्विफ्ट है इनएलिजिबल व्हीकल, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा आमतौर पे। लेकिन अगर आपका काम ही है ऐसी स्विफ्ट को बेचना, तो भाई साहब काम ही है, और अगर आपको सरकार ने बोला आईटीसी नहीं मिलेगा तो आप काम करेंगे क्या? सर नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या बोला, आईटीसी मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अगर आपका बिजनेस ही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करना, पैसेंजर्स को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, अगर आपका यही बिजनेस है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक स्विफ्ट लिया है,
आपने येलो प्लेट का उसका नंबर प्लेट लिया है और अब आप उसको दौड़ा रहे हो, ट्रिप दौड़वा रहे हो लोगों के, गोवा के, शिरडी के, आपका काम ही क्या है, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला काम है, वहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कब मिलेगा, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। कई बार पता है आपको कार चलाना सीखना होता है तो आप मोटर ट्रेनिंग स्कूल जाते हो, तो वो मोटर ट्रेनिंग स्कूल वाला जब कोई स्विफ्ट, कोई होंडा सिटी खरीदता है तो वो भी इनएलिजिबल व्हीकल है एज पर आवर कैटेगरी एंड प्रोविजन, लेकिन स्टिल उनको भी एक्सेप्शन में कवर किया गया, यानी कि उनको भी आईटीसी मिलेगा। यानी कि दोबारा ध्यान से मेरी बात सुनो, नॉर्मली इन एलिजिबल मोटर व्हीकल पर आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जो 3 लोग हैं या तो आप उन्हीं का सप्लाई करते हैं उनको मिलेगा, या जो उसमें पैसेंजर सप्लाई करने का बिजनेस करते हैं उनको मिलेगा, या टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले, या फिर जो उस पर सिखाते हैं ड्राइविंग, उन इंस्टीट्यूट्स को, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स को मिलेगा आपका आईटीसी ऑन इन एलिजिबल व्हीकल। ठीक है सर, व्हाट अबाउट एलिजिबल व्हीकल, उस पर तो हमेशा ही मिल जाएगा, अगर आपका बिजनेस के सब कंडीशन मीट करती है तो वहाँ तो मिल ही जाएगा। एग्जांपल, एक मोटर व्हीकल वाला है, मोटर कोई भी कंपनी वाला है जिसने एक बस ले रखी है, अब बस की कैपेसिटी 13 से ज़्यादा की होगी तो वहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आईटीसी मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसी एक्सेप्शन को मैं प्यार से क्या बोलता हूँ, एलिजिबल पर्पस, मतलब इन एलिजिबल मोटर व्हीकल को अगर आपने इस 3 अच्छे कामों के लिए यूज़ किया तो हम क्या कह देते हैं इसे, एलिजिबल पर्पस। फिलहाल मुझे बिल्कुल जज मत करना, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा अपने आप माइंड में घुस जाएगा, ये थोड़ी सी इन डेप्थ चीज़ें जाएंगी, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा यूज़ होगा, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा दर्द होगा, तो दर्द होने देना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन चाहो तो दोबारा सुन लेना इस लेक्चर को, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। उसमें भी सेम कहानी है, अगर आपने वेसल या एयरक्राफ्ट लिया है तो आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे कोई स्टूडेंट है, अब जो स्टूडेंट देख रहे हैं, सपोज अगर आप हो, अब आपके पास बहुत पैसा है, आपने क्या किया, आपने एक एयरक्राफ्ट खरीद लिया, एक चार्टर्ड फ्लाइट खरीद लिया खुद के लिए, तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? अब सोचो, फ्लाइट तो कितना महंगा आपने परचेज किया होगा, उस पर लाखों रुपए का आईटीसी होगा, क्या आपको क्लेम करने मिलेगा? आंसर इस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट है। शिट, मुझे लगा कुछ आएगा बट आया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इस पे भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मतलब इन केसेस में आईटीसी मिल जाएगा, वेसल या एयरक्राफ्ट पे भी। क्या है, when used for making further supply of such vessel or aircraft। अरे आपका अगर मेरा बिजनेस ही है एयरक्राफ्ट लेके एयरक्राफ्ट बेच, तब तो मुझे आईटीसी मिलेगा ही ना, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। मेरे एग्जाम्पल में क्या था कि आपने लिया था चार्टर्ड फ्लाइट खुद के लिए, वहाँ दिक्कत था ना। यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या कवर किया गया कि आपने एक फ़्लाइट लिया है पैसेंजर को सर्विस देने के लिए। एग्जाम्पल, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, ये लोग ने फ़्लाइट खरीदा होगा आप आम पैसेंजर को सर्विस देने के लिए, तो क्या विस्तारा को आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस, विस्तारा को आईटीसी मिलेगा बिकॉज एक्सेप्शन में कवर्ड है। या फिर वही जो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है फ्लाइट पे, उस इंस्टीट्यूट को भी आईटीसी मिलेगा। और फोर्थ भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर वो वेसल या एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करने के लिए, यानी कि अच्छे काम के लिए यूज़ हो रहा है, अच्छा काम मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस पर भी आईटीसी मिल जाएगा। मतलब ये 4 चीज़ किया, 4 चीज़ों में अगर डील कर रहे हैं वेसल या एयरक्राफ्ट को लेके तो आईटीसी मिलेगा, वरना नॉर्मल सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ गया सर? जिंदगी में आगे बढ़ोगे क्या? मैंने कहा लो, जिंदगी का मजा लो। देखो नेक्स्ट क्या है, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, R&M रिलेटिंग टू इनएलिजिबल, R&M मतलब वही आपका रिपेयर मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट। इन सब के ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलता है। अब इसके ऊपर एक थंब रूल आएगा, उसको मैं सिखाता हूँ 5 मिनट को। बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, अगर आपने कोई जनरल इंश्योरेंस लिया है तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? ये बात हो रही है जनरल इंश्योरेंस की। पता है जनरल इंश्योरेंस आपने सीखा था आईपीसीसी में, देखा था इंश्योरेंस कंपनी में, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है। जनरल इंश्योरेंस अगर आप कुछ करवाते हैं आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन किसके बारे में बात हो रही है, इंश्योरेंस हो या कोई सर्विसिंग करवाते हैं आपकी मोटर व्हीकल की, वो सर्विसिंग की हो, रिपेयर या मेंटेनेंस करवाते हैं, किससे कनेक्टेड? रिलेटेड टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल।
मतलब एग्जाम्पल में हमेशा याद रहे, इन एलिजिबल मतलब सीधा अपन बोलेंगे स्विफ्ट या बोलेंगे अपन होंडा सिटी। तो ये जो स्विफ्ट और होंडा सिटी जो इन एलिजिबल है, अगर आपने उसके ऊपर पता है गाड़ी का इंश्योरेंस लेना पड़ता है, गाड़ी की सर्विसिंग करवानी पड़ती है, उस पर रिपेयर्स करवाना पड़ता है, उस सब पे भी तो जीएसटी लगता है, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? तो जनाब सिंपल बात समझो ना, जब सरकार तुमको उस गाड़ी का आईटीसी लेने नहीं दे रही है तो उस गाड़ी के इंश्योरेंस पे, रिपेयर्स पे, इस पे आईटीसी लेने कैसे दे देगी? सरकार ने क्या बोला? नहीं लेने देंगे। नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, देखो मजा आएगा। एक्सेप्शन, when ineligible motor vehicle, vessel or aircraft are used for eligible purpose। this was the reason कि मैंने इसको यहाँ पे ये नाम दिया था, मैंने इन सबको ये नाम दिया था। समझा? सर क्या बोला, ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है, देखो जो व्हीकल एलिजिबल है उसके ऊपर तो जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग जो भी है सब के ऊपर आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं इनएलिजिबल मोटर व्हीकल की। अगर वो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है तो अगर आपको सरकार ने बोला हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, लेकिन याद है हमने यहाँ पे सीखा था कि कुछ यहाँ पे एलिजिबल पर्पज़ है, तो अगर आपने स्विफ्ट होंडा सिटी इस एलिजिबल 3 पर्पज़ के लिए लिया था तब तो आपको आईटीसी मिलेगा। सिर्फ अगर आपने वेसल, एयरक्राफ्ट इन 4 एलिजिबल पर्पज़ के लिए लिया था तब तो आईटीसी मिलेगा। तो यही बात आपको यहाँ पे कहना चाह रहा है फर्स्ट पॉइंट पे कि अगर आपने इनएलिजिबल मोटर व्हीकल या एयरक्राफ्ट या वेसल लिया था ये एलिजिबल पर्पज़ के लिए, एलिजिबल पर्पज़ के लिए, एलिजिबल पर्पज़ के लिए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यही एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल या वेसल्स अगर आपने लिए हैं इन एलिजिबल पर्पसेस के लिए लिए हैं जो एक्सेप्शन में कवर नहीं होते, तो उस केस में भाई साहब हम आपको आईटीसी क्लेम करने का मौका नहीं देंगे। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट का एक्सेप्शन है, when received by a manufacturer of ineligible motor vehicle, vessels or aircraft। ये चीज़ क्या बता रहा है? तो कई बार क्या होता है ना, ये एडिशनल एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या होती है बात, यहाँ पे बात होती है, एग्जाम्पल मारुति की बात करते हैं। पता है ऑल्दो ये जो कार कंपनीज है ये हमेशा काम करती है पुल मॉडल पे, मतलब जब डिमांड आती है तभी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बट कहना ऐसे इनके प्लांट में कहीं ना कहीं पे जब कार बनने के बाद कार एक गोडाउन में रखी होती है, हो सकता है उस गोडाउन में एक साथ में 10, 20, 25 कार रखी हो। तुम तो मारुति पकड़ रहे हो, लेट्स टेक BMW, अगर वहाँ पे 50 कार भी पड़ी है तो वहाँ पे करोड़ों का माल पड़ा है, तो क्या वो लोग उसका इंश्योरेंस नहीं लेंगे कि साथ कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे? तो वो लोग इंश्योरेंस लेंगे। अब वो है इनएलिजिबल कार्स क्योंकि वो 13 कैपेसिटी से कम है, तो क्या उसका क्लेम नहीं देना चाहिए सरकार को? अब देखो भले ही वो लोग वो उन 3-4 चीज़ों के लिए नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन उस केस में क्या बोला सरकार ने कि भाई वो मैन्युफैक्चर है, अगर मैन्युफैक्चरर को हमने इंश्योरेंस का क्लेम करने को नहीं मौका दिया या कुछ रिपेयर्स का काम आ गया बीच में, उसका नहीं दिया IGST, उसका नहीं दिया ITC, तो सरकार को वो लोग गाली देंगे और फिर शायद काम करना बंद कर देंगे। सरकार का GDP का लॉस होगा, टैक्स का लॉस होगा, सरकार बुरी हालत में आ जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगी। इसके लिए क्या बोल दिया, और जब सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस में आती है तो श्रीलंका जैसा कुछ बन जाता है। मोहतरमाओं और जनाबों, समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा मेरा नाक चालू है तो थोड़ा बेयर करना ज़रा। चलिए, अगर आपने ये इंश्योरेंस, सर्विसिंग या मेंटेनेंस, रिपेयर्स कुछ भी किया है इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं व्हीकल्स को लेके जो इनएलिजिबल है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको उसका इंश्योरेंस वगैरह का जो भी GST है वो क्लेम करने का मौका मिल जाएगा एज एन ITC। नेक्स्ट क्या है, when received by a general insurance service provider in respect of such ineligible motor vehicle, vessel or aircraft insured by it। इसी केस में वो जो इंश्योरेंस कंपनी है अगर वो भी कुछ इससे कनेक्टेड सर्विसेज दे रही है और उससे किसी और जो सर्विस ले रही है इससे कनेक्टेड, तो उनको भी ITC मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात देखो, अब आगे सब सिंपल है। लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच ITC इज डिसअलाउड। अब ध्यान से देखो, जिन मोटर व्हीकल पे, वेसल्स या एयरक्राफ्ट जो हमने अब तक सीखे, अगर उन पे ITC डिसअलाउड था तो उसके अगर आप उसको लीज पे देते हो, रेंट पे देते हो या हायरिंग पे देते हो तो उसका भी जो ITC होगा वो भी डिसअलाउड रहेगा। सिंपल सी कहानी है।
अगर इन एलिजिबल मोटर व्हीकल पे कोई भी काम कर रहे हो तो आपको आईटीसी, क्योंकि व्हीकल का भी नहीं मिल रहा था, उसके काम का भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस व्हीकल का आईटीसी मिल रहा था किसी भी वजह से, तो आपको उसका रेंटिंग और हायरिंग का, लीजिंग का, इंश्योरेंस का, सबका आईटीसी मिल जाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहानी यही है। मेरे नाक को क्या हो गया आज, लगता है लीकेज हो गया इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है? लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन है? व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और एन एलिमेंट ऑफ अ टैक्सेबल कंपोजिशन और अ मिक्स सप्लाई। अब ये क्या चीज़ है? हायरिंग लीजिंग पे आपको नहीं मिलेगा आईटीसी, लेकिन आपका काम ही यही है, हायर परचेज। आपका काम यही है, हायर परचेज पे, लीज पे या किसी इस तरह की चीज़ों पे आइटम लेके और आइटम सामान आगे देना। आपका जब काम ही है तब को आपको आईटीसी देना ही पड़ेगा सरकार को। बोला तब आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको आईटीसी देने का मौका दे दिया जाएगा। इसके ऊपर और जानकारी आपको ना मॉड्यूल में आपको इस पर ना एग्जाम्पल्स मिलेंगे, स्मॉल बहुत सारे, वहाँ पे आपको बेटर जानकारी मिलेगी। प्लस जो हम लोग टीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जो ऐप पे आने वाले अगले हफ्ते से, वहाँ पे आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तब तक होपफुली मेरा नाक ठीक हो जाएगा। ओके, when provided by an employer to its employees under statutory obligation। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर एम्प्लॉयर एक इस तरह का व्हीकल अपने किसी एम्प्लॉय को दे रहा है अपनी मर्जी से, क्या उस पर उसको आईटीसी मिलेगा? जवाब है नहीं मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉयर किसी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की वजह से, सपोज कल को सरकार ने बोल दिया तुझे ये एम्प्लॉय को ये सर्विस यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी, तुझे उसको घर से ऑफिस से लाना पड़ेगा, ये तेरी ड्यूटी है। ऐसी केस में जब ड्यूटी सरकार ने लगा दी ना, तो उस इनपुट पे आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ड्यूटी सरकार ने नहीं लगाई, आपकी अपनी खुद की मस्ती है, तो भाई साहब नहीं मिलेगा आईटीसी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आईटीसी, नहीं मिलेगा। आगे देखो ये क्या चीज़ है। पहला है फूड एंड बेवरेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इन सब पे आपको आईटीसी नहीं मिलता। आप चाहो तो अपना जीएसटी नंबर दे दो खुशी के लिए, शायद आपके 2A 2B में दिख भी जाएगा, मगर आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते नहीं, बिकॉज वो ब्लॉक्ड है। सर इसका मतलब क्या निकलता है? एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल ले, अरे लो एग्जाम्पल फेंका तुम्हारे मुंह पे, एग्जाम्पल फेंका, लो सुनो ध्यान से। आप एक होटल में गए, आपने खाना खाया तो पता है वो खाने में जीएसटी का बिल लग के आता है। अब वो बिल आपने क्या बोला होटल को कि ये बिल मेरे नाम पे दे, ये मेरा जीएसटी नंबर है, दे देगा आपको बिल। आपके 2A 2B में दिख भी जाएगा, अगर वो बड़ा होटल है प्रॉपर जीएसटी फाइलिंग करता है तो। आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर मैं तो बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, बिजनेस का खर्चा था वो, बिजनेस खाना खाता है क्या भाई साहब? नहीं खाता है, समझ गए बात? खाना तुम खाते हो, आईटीसी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में मज़ा आएगा, बिकॉज कुछ केस एक्सेप्शन के यहाँ पे भी आएंगे जहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये जो लड़कियां हैं वो अपना थोबड़ा ख़राब करने कहाँ जाती हैं? ब्यूटी पार्लर। वहाँ पे क्या करवाती है? ब्यूटी ट्रीटमेंट, फेशियल, ये वो सब क्या करवाती है मुझे नहीं पता। अब तुम भले ही बोल दो कि मैं मॉडल हूँ, मेरा काम है, मुझे चाहिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे रील डालना है, मुझे अच्छी फ़ोटो चाहिए, मुझे वहाँ से बिजनेस मिलता है। मैंने जो भी ये ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया किसके लिए करवाया? मैंने बिजनेस के लिए करवाया, मेरा बिजनेस बढ़ेगा इससे। सरकार ने क्या बोला? ठीक है, मान लिया, खर्चा क्लेम कर लिया, आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? हेल्थ सर्विसेज, जब आप हेल्थ सर्विसेज लेते हो जहाँ पे जो भी आईटीसी लग रहा है, टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आउटडोर केटरिंग सर्विसेज। एक भाई आपके बिल्डिंग वगैरह में पार्टी होती है, आप क्या करते हो? किसी केटरिंग वाले को बुलाते हो, उससे सर्विस लेते हो। एट लास्ट वो बिल के साथ में आपको लगा कर देता है जीएसटी, वो जीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी नहीं मिलता। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, मेरी एक दोस्त थी, वो उसको ना सब बहुत चिढ़ाते थे कि तेरा थोबड़ा अच्छा नहीं तो थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है, कुछ तो कर तेरे थोबड़े का। दोस्त लोग मजाक में बोलते थे, सभी तो बोलते हैं, हर ग्रुप में एक ना एक तो बकरा होता ही है ना। हमारे ग्रुप में वो एक बकरा थी, फीमेल बकरा, तो हम चिढ़ाते थे उसको
मैं नहीं, मतलब मैं तो अच्छा बच्चा था, जो बाकी लोग चिढ़ाते थे उनकी बात कर रहा हूँ। अब वो उनको चिढ़ाते थे, जब वो उनको चिढ़ाते थे तो वो चिढ़ जाती थी बेचारी। एट लास्ट उसने डिसाइड किया, वो एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने क्या बोला कि डॉक्टर मेरे फ्रेंड लोग मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं, प्लीज़ मेरे थोपड़े या कर दो प्लास्टिक सर्जरी। तो साथ में बहुत सारा प्लास्टिक लेके डॉक्टर के पास गई, लो डॉक्टर प्लास्टिक, मेरा प्लीज़ कर दो प्लास्टिक सर्जरी। जोक्स अपार्ट, वो प्लास्टिक सर्जरी आप कुछ भी बोलो क्या बिजनेस का पार्ट है? नहीं है। तो क्या आपको उसका आईटीसी मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा आईटीसी, ठीक है। अच्छा, मैं सब मजाक मस्ती के लिए ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता हूँ, कृपया करके डोंट जज मी ऑन एनी ऑफ माई डायलॉग एंड एग्जाम्पल्स। दिस एग्जाम्पल्स आर जस्ट काल्पनिक इन नेचर, नथिंग टू डू विथ रियलिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, कई बार जब आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हो ना, वहाँ पे अगर आपने आपका जीएसटी नंबर दिया तो वहाँ पे भी आपको लगता है कि जीएसटी भर रहा हूँ, आईटीसी क्लेम कर लूँगा। जनाब, ये लाइफ इंश्योरेंस आप बिजनेस का नहीं कर रहे हो, खुद का लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो। हेल्थ इंश्योरेंस, कभी बिजनेस बीमार नहीं होता, आपकी हेल्थ बीमार होती है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलता। आई होप ये समझ में आए कि ऊपर की दी हुई कुछ इन चीज़ों का आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन इस पर भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो। क्या हो गया इसको, बहुत भारी लीकेज हो गया। ओके, exception where a particular category of such inward supplies is used for making an outward taxable supply of the same category or as an element of a taxable composite or mixed supply। ये सिंपल सी कहानी है। ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल्स की दोबारा बात करते हैं। तुमने एज अ कंज्यूमर जब फूड खाया, परचेज किया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं उस होटल वाले की बात करूं तो वो जो आपको खाना सर्व कर रहा है वो सर्विस किसी और से ले रहा है, खाने की किसी और से बनवा के आपको दे रहा है, फिर वो आपको आगे सप्लाई कर रहा है। तो वो होटल वाले को मिलेगा क्या आईटीसी? मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो फूड एंड बेवरेज किसी से ले रहा है और किसी को दे रहा है, मतलब वो उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। ब्यूटी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आप फाइनल कंज्यूमर हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो सर्विस उनसे लेके किसी और को दे रहा है, सेम सर्विस, यानी कि उसी सर्विस का वो काम करता है, उसको आईटीसी मिल जाएगा। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। कल को सरकार ने बोल दिया, सरकार ने एक नियम लेकर, सरकार ने क्या बोला, अब से हर एम्प्लॉयर को, हर बॉस को अपनी फीमेल जो एम्प्लॉय है उसको उसका साल में एक बार प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ेगा। ये कानून है, नहीं करवाया तो हम बंद करवा देंगे। अब सरकार ने कानून बना दिया। ऐसे कानून बनाने के बाद में अब जो प्लास्टिक सर्जरी होगी ना, जो एम्प्लॉयर करवाएगा एम्प्लॉय का, सरकार के निर्देश अनुसार उस प्लास्टिक सर्जरी पे एम्प्लॉयर को आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कहा था। ऐसा कुछ सच में है क्या? नहीं है, कुछ कंपलसरी हुआ तो मिल जाएगा। कई कंपनीज में, जैसे एग्जाम्पल पता है, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती है वहाँ पे ईएसआईसी वगैरह के इंश्योरेंस कंपलसरी होते हैं, जो गवर्नमेंट के इंश्योरेंस है वो कंपलसरी होते हैं। तो वैसे केस में जब एम्प्लॉयर पे सरकार ने बंधन डाल रखा है कि आपको कंप्लायंस करने के लिए आपको इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा, तो उस केस में उस एम्प्लॉयर को उस इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन व्हेन यू गो टू कॉर्पोरेट्स, यू गो टू एमएनसीज, वहाँ पे जस्ट आपको सर्विस देने के लिए कंपनी आपके लिए निकालती है इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो उस पर मिलेगा कंपनी को आईटीसी नहीं, बिकॉज वो सरकार से बाधित नहीं है, वो कंपनी खुद से कर रही है, ठीक है। वैसे ही जिससे कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे लिखी, एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। इस प्लास्टिक सर्जरी पे नॉर्मली जो सेम सर्विस में सप्लाई कर रहा है उसको तो मिल जाएगा, जो बिजनेस करता है उसका। लेकिन अगर मैं फाइनल कंज्यूमर की भी बात करूं तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि वो किस वजह से किया जा रहा है। अच्छा, ये और ज़्यादा इनडेप्थ हो जाएगा, मैं फिलहाल इसमें नहीं जाना चाह रहा, तो इसको इधर ही होल्ड करता हूँ, वरना मैं प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस में पहुँच जाऊँगा। फिलहाल आपके पास टाइम कम है एग्ज़ाम को लेके, ठीक है, तो हम फिलहाल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए जो बुक में है उसको पढ़ लेते हैं। बीच बीच में जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे ऑफकोर्स मैं डेप्थ में और चलूँगा, यहाँ पे इसको इतना ही रखते हैं। चलिए मूविंग फर्दर, देखो ये लिस्ट कंटिन्यू होके यहाँ पे और आ रही है। ये लिस्ट क्या बोलती है? मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर।
आपने किसी जिम का मेंबरशिप ले लिया, उस पर भी तो आईटीसी लगता है, उसका मिलेगा क्लेम? नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक ही एक्सेप्शन है, अगर एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को दिया है सरकार के ऑब्लिगेशन पे तो मिलेगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। या फिर कोई ट्रैवल बेनिफिट्स है टू एम्प्लॉयज़ ऑन वेकेशन, कौन सा? ऑन वेकेशन ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर होम ट्रैवल, दोनों ही केसेस में कोई आईटीसी नहीं मिलेगा एम्प्लॉयर को। लेकिन अगर वो किसी गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के तहत, कंप्लायंस के तहत किया जा रहा है तो आईटीसी मिल जाएगा। अब कोई लॉजिक नहीं है, अब सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी, एनआरटीपी क्या होता है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर ये एनआरटीपी, मतलब मैं बोलता हूँ उसको प्यार से फिरंगी, अगर ये फिरंगी कोई भी सर्विस ले रहा है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी दो बातें हैं। वो जो फिरंगी बाहर से इंडिया में आके माल बेच रहा है, उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि वो माल बाहर से लेके आए, जब माल बाहर से लाएगा तो साथ में आते आते कस्टम इम्पोर्ट ड्यूटी भी भरेगा सरकार को, और इम्पोर्ट ड्यूटी भरते वक्त उस पर आईजीएसटी भी भरेगा, सरकार खुश। ये जो सरकार ने आईजीएसटी भरवाया इम्पोर्ट करते वक्त, वो आईजीएसटी का एज एन आईटीसी ये एनआरटीपी क्लेम कर सकता है आईटीसी। लेकिन बिजनेस करते करते वो एनआरटीपी को इंडिया में इतना मजा आने लगा ना उस शाने को, उसने क्या किया, अब वो बाहर जाना ही नहीं चाह रहा। वो क्या कर रहा है मालूम है? उसने कोई अच्छा रास्ता ढूंढ लिया जहाँ पे अब वो इंडिया से ही माल परचेज कर रहा है और इंडिया में बेच रहा है। सरकार ने बोला एनआरटीपी तू फिरंगी है, तू बाहर से सामान लाएगा उसका आईटीसी क्लेम करने देंगे, लेकिन जो तू इंडिया में माल परचेज करके हमारे लोगों को बेच रहा ना, उसका आईटीसी क्लेम करने का मौका नहीं देंगे। मतलब एनआरटीपी के लिए क्या बोल दिया? उसको बोल दिया कि एनआरटीपी सुन फिरंगी, बाहर से सामान ला, आईटीसी क्लेम कर ले। यहाँ से सामान लेगा, हमारी सरजमीन से सामान लेगा, ले ले बेच दे, अब उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। पता है इसका मतलब क्या है? 100 रुपये का माल ले, 10 रुपये का आईटीसी भरा, 110 का हो गया उसका माल टोटल। यहाँ 130 का बेचेगा तो 130 पे वापस 13 रुपये पूरा जीएसटी भरना पड़ेगा। 10% अगर मैं जीएसटी मान के चलता हूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है ना, सरकार इसको मोटिवेट कर रहा है कि फिरंगी जब बाहर से आएगा, तेरा माल लाएगा, तेरा माल बेच और यहाँ से निकल चुपचाप चल। यहाँ पे हमारे बिजनेसमैन लोग को डिस्टर्ब करने का नहीं, उनका काम खराब करने का नहीं। नेक्स्ट चीज़ क्या है देखो, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74 या टैक्स नॉट पेड या नॉट पेड और एर्नेस्टली डिफंडेड ड्यू टू फ्रॉड। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात सुनो। आपने कोई कांड कर लिया, गवर्नमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 के तहत आप पे डिमांड रेज कर दिया। उस डिमांड के रेज करने के चक्कर में अब आपने जीएसटी भर दिया सरकार को। ये जो जीएसटी आपने भरा है ना, खुद से प्यार मोहब्बत से नहीं भरा है, ये आपने इसकी डिमांड पे भरा है। अब जीएसटी भर के आप कहते हो मैं तो जीएसटी भर दिया, सर मैं आईटीसी क्लेम करूँ क्या? गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, मत करो ये सब। आपने फ्रॉड किया, आपको फ्रॉड में पकड़ा गया, तब आपसे आईटीसी, तब आपसे टैक्स मांग रहे हैं, टैक्स देने के बाद बहुत आईटीसी क्लेम करना है आपको, बोला नहीं मिलेगा ऐसा। सर एग्जांपल एक और ले लो। मैंने किसी एक्स नाम के पार्टी से कोई माल इंपोर्ट कोई परचेज किया, जिसको मुझे आईटीसी मिलना चाहिए था, मैंने उससे बिल लिया ही नहीं। समझ रहे हो? मैंने बिल लिया ही नहीं। मैंने किसी और को बेच दिया, मैंने बिल लिया ही नहीं। अब सरकार ने पकड़ लिया, सरकार ने उसको भी पकड़ लिया, मुझे भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया। अब मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे से बोला वो सेल पे जीएसटी भर, उसको बोला सेल पे जीएसटी भर, मुझे बोला तूने ये जो बिल नहीं लेके भी तूने इस बिल का आईटीसी क्लेम कर लिया बेफालतू का, तो आईटीसी को रिवर्स कर मतलब उसका टैक्स भर। अब सरकार को मैंने टैक्स भर दिया, या सरकार को मैंने बोला कि देखो सरकार अब उसने टैक्स भर दिया ना, तो जो आप मुझसे सेल का बिल का जीएसटी मांग रहे हो, उसने जो भर दिया मेरे परचेज का, अब तो बिल बन गया ना उसका परचेज का, तो अब तो उसका आईटीसी दे दो मेरे को। सरकार ने क्या बोला, ए शाने तुम्हारे कांडों के चक्कर में तुमसे टैक्स मांगा है, इस केस में जो तेरा परचेज आ रहा है उसका हम तेरे को आईटीसी नहीं देंगे। समझ रहा है पक्का? ओके, अभी हम इसी ब्लॉक क्रेडिट के सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं, कंटिन्यूएशन है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा पार्ट चल रहा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सरकार ने प्रिसाइजली प्रॉपर्ली डील किया, ध्यान से सुनो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम ऑलरेडी अर्लियर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा उस पर फोकस डिप में नहीं करेंगे, लेकिन ब्लॉक क्रेडिट को समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला गवर्नमेंट ने, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रूल क्या है, आईटीसी नहीं मिलेगा। जो भी आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहे हो
ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर एक्सेप्शन देना पड़ेगा। इस पर भी क्या एक्सेप्शन दे दिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आप ले रहे हो किसी से, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसी से कोई जगह बनवा के ले रहे हो, और वो जगह क्या बनवा के ले रहे हो, उससे बनवा के ले रहे हो प्लांट एंड मशीनरी, उससे बना के ले रहे हो प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर आप किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। आई रिपीट, अगर आप किसी को कहते हो कि मुझे घर बना के दे, तो क्या है वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो एक्सेप्शन में कवर नहीं तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट आईटीसी नहीं मिलता है। जैसे आप ले लो, आप बिल्डर के पास गए, याद है अपने शेड्यूल 3 में सीखा था, फर्स्ट ऑक्यूपेशन या वो जो ओसी था उसके पहले ही अगर वो माल बिल्डर बेच रहा है तो हम क्या कहते थे, सप्लाई ऑफ सर्विस है। जब वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनता था तो उस केस में बिल्डर हमसे जीएसटी चार्ज करता था, तो क्या तुम मुझसे जीएसटी या क्रेडिट ले सकते हो, यहाँ बात हो रही है। बाय डिफॉल्ट क्या बोल दिया, आप बिल्डर से वहाँ से क्या ले रहे हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो, बिल्डर जीएसटी लगाएगा, वो जीएसटी आपसे लेके भर देगा सरकार को, उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते नहीं। सर मैंने बिजनेस के लिए लिया, नहीं, साफ साफ क्या बोला है, नहीं। सिर्फ कब मिलेगा, अगर आपने किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्यों लिया है, अपने फैक्ट्री के अंदर प्लांट एंड मशीनरी बनवाने के लिए। सर और सुनो ना, आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है बाय अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। कई बार होता है ना, आप हो सकता है कि आप एक सब कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लिया, किसी और से काम करवा के दे रहे हो, तो आप तो बीच वाले बन गए ना। यानी कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक सब कॉन्ट्रैक्टर और एक कंज्यूमर है। तो यहाँ पे जो मैं सब कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ कि आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्टर से लिया ही क्यों है, ताकि आप आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर सको। तो ऐसे केस में क्योंकि आप सेम टाइप ऑफ सप्लाई में इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पे इस बीच वाले को भी मिल जाएगा। लेकिन जो फाइनल बंदा आगे तक जा रहा है वहाँ पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। और सर और कब मिलेगा, वेयर द वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज नॉट कैपिटलाइज्ड। कोई घर वर बन नहीं रहा है इससे, अरे पीएनएल वाला एक्सपेंस सब हुआ है, हल्का फुल्का रिपेयरिंग करवाया, पीएनएल वाला एक्सपेंस कैपिटलाइज तो करते नहीं उसको, तो उस पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हैं आपके 3 एक्सेप्शंस। और क्या है, इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी on his own account, including when such supplies are used in the course or furtherance of business। जो भी इनवर्ड सप्लाईज यूज कर रहे हो, कौन यूज कर रहा है, वही टैक्सेबल पर्सन जो क्या कर रहा है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है, खुद के लिए बना रहा है, इंक्लूडिंग व्हेन सच सप्लाईज आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर एग्जांपल दो ना प्लीज। मैंने कहा लो सुनो एग्जांपल। मेरे को एक जगह पसंद आ गई मुंबई के अंदर, मैंने कहा ये जगह मैं परचेज करता हूँ और यहाँ पे मैं खुद के लिए घर बनाऊंगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाऊंगा। या मैं बोल देता हूँ चल तो घर नहीं बनाना, मैं यहाँ पे खुद के लिए मेरे बिजनेस का ऑफिस बनाऊंगा। अब तो बिजनेस पर्पस हो गया। तो घर खुद से घर बनवाने के लिए मैंने बहुत सारा सीमेंट लिया, बहुत सारा रेती लिया, बजरी लिया, ईंट लिया, क्या मुझे इस सब पे आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वही वाली बात है, अगर मैं जो सर्विस ले रहा हूँ उससे मैं क्या बनवा रहा हूँ वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, तो जितना प्लांट एंड मशीनरी बनवा रहा हूँ उतने रेस्पेक्ट में आईटीसी मिल जाएगा। और कब मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अदर्स। मैं जो बिल्डिंग बना रहा हूँ ना, वो जगह लेके वो खुद के लिए नहीं बना रहा हूँ, वो मैं दूसरों को बेचने के लिए बना रहा हूँ, दूसरों के लिए बना रहा हूँ, देश का उद्धार कर रहा हूँ। तो वहाँ पे सरकार ने बोला दूसरों के लिए बना रहा है, दूसरे को बेचेगा तो आईटीसी लेने दे इसको, तो मिल जाएगा। खुद के लिए बनाऊंगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन खुद के लिए बनाऊंगा, प्लांट एंड मशीनरी बनाऊंगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। या फिर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट कैपिटलाइज, वही पीएनएल वाला एक्सपेंस है जो कैपिटलाइज नहीं हुआ है, उसका आईटीसी मिल जाएगा। अब इसको इसी में और कंटिन्यूएशन है, और ये इसी लाइन में कंटिन्यू होकर आ रहा है आगे। इनवर्ट सप्लाईज चार्ज टू कंपोजिशन लेवल, ये आपको ऑलरेडी पता है कि जहाँ पे जो आपने इनवर्ट सप्लाई लिया है, अगर कंपोजिशन का बिल आया है तो वहाँ टैक्स इनवर्स आता ही नहीं है, वहाँ से तो एक बिल ऑफ सप्लाई आता है, तो उसका आईटीसी नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं मिलता, यहाँ भी नहीं मिलेगा। और
गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय द वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। और फ्री सैंपल, अरे फ्री सैंपल दे, गिफ्ट दे, बर्बाद कर, चोरी, कुछ भी कर। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो जो आपके गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उसका आईटीसी, मतलब जो लॉस्ट हुआ है उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसका आईटीसी नहीं मिलता, वो ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट, इनवर्ट सप्लाईज यूज फॉर पर्सनल कंजप्शन। ये तो अपने ऑलरेडी ऊपर भी बात कर ली कि जो हिस्सा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया उसका आईटीसी कैसे क्लेम करने देंगे भाई साहब, उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखो ना, ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ मार्क किया था, मैं पढ़वाना भूल गया। इसके बाद है ना आपको एक्चुअली में यहाँ से पेज 8.46 थोड़ा सा रीड करना है। 8.46 क्या बोलता है देखो ध्यान से, थोड़ा सा नाक कम चल रहा है ना तो थोड़ी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी, बट समझा सब कुछ दूंगा, टेंशन मत लो। 8.46 सीधा 46 पे चलते हैं, हम टाइम पास क्यों कर रहे हैं। 466 ठीक है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस रिलेटेड इंश्योरेंस सर्विसिंग एक्सेट्रा। हमने जो वहाँ बात की था ना मोटर व्हीकल की, उसकी थोड़ी सी और डेप्थ वाली बात है कि जो मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस की हमने वहाँ पे बात की, हमें डिफाइन नॉट हमें डिफाइन इन CGST एक्ट, वो सब जाने दो। मोटर व्हीकल में क्या नहीं आएगा हमने ऊपर सीख लिया, कुछ कुछ तो आएगा नहीं आएगा। अब एग्जैक्टली देखो और क्या नहीं आएगा। कोई व्हीकल रनिंग ऐसा है जो फिक्स्ड रेल्स पे रन कर रहा है, मतलब रेलवे की बात कर रहा है, ट्रेन की बात कर रहा है, बोलता है वो मोटर व्हीकल पे काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन अ फैक्ट्री ऑन एनी एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस। पता है कई बार हम एक ऐसा व्हीकल बनवाते हैं जो शायद 13 कैपेसिटी से कम होगा, लेकिन हम लोग हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में यूज़ कर रहे हैं और वो ज़रूरी था प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, WIP से फिनिश गुड्स बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को WIP बनाने के लिए, वो ज़रूरी था, कंपलसरी था, इंपॉर्टेंट था, आवश्यक था, अनिवार्य था। तो ऐसा केस में जो आप विद इन फैक्ट्री के लिए कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हो उस पर भी उसको मोटर व्हीकल में नहीं मानते, बिकॉज मोटर व्हीकल क्या होता है जो आप बाहर यूज़ कर रहे हो प्रॉपर मोटर व्हीकल की तरह। फैक्ट्री में खेल रहे हो, प्रोडक्शन का पार्ट है, उस पर आईटीसी का दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उसको हमने मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से बाहर रख दिया। या फिर कोई ऐसा व्हीकल विथ लेस देन 4 व्हील्स फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 सीसी तक का, मतलब तुम्हारा ऑटो रिक्शा का बात कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जहाँ पे 3 व्हीलर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, थर्स railways 2 or 3 wheelers of course bike B with engine capacity up to 25 cc, bicycle etc. do not fall in the definition of motor vehicle, नहीं आते हैं। अब देखो ये 25 सीसी की बात कर रहे हैं, मतलब अगर मैं इसको और डेप्थ में समझना चाहूँ कहना ऐसे बाइक एंड ऑल, वैसे तो वो 2 व्हीलर है, लेकिन कहना ऐसे नॉर्मल बाइक्स में होती है कम से कम 100 सीसी की होती है, तो कहना ऐसे यानी कि बाइक बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन में नहीं है इस लिस्ट के, यानी कि बाइक बाय डिफ़ॉल्ट मोटर व्हीकल है। वो मोटर व्हीकल किसके लिए बना है, पैसेंजर्स के लिए बना है, और कैपेसिटी कितनी है 30 उससे कम है, मतलब वो भी क्या बन जाएगा, इन एलिजिबल आईटीसी बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। समझा क्या सर, समझ तो गया, समझ गया तो बढ़िया है यार, इसमें क्या है, और क्या दिक्कत है ज़िंदगी में, और चाहिए क्या। इसके अलावा क्या करना ना, इसके अलावा ये एक बार मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसको एक बार रीड कर लेना, एक बार रीड कर लेना जो हमने अब तक सीखा ना, पहले अब इतना रीड कर लेना, पूरा वो चार्ट सीखने के बाद इतना रीड करना, उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ठीक है। और मुझे यहाँ से क्या बताना था, ये सब तो ठीक है, चिंटुकला सब है, तुमको आ जाएगा रीड करने से, बाकी ग्रुप तो है ही, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगा ज़िंदगी में नहीं। ओके, और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इधर चलते हैं। ओके, क्या रिटर्न 8.61 को और थोड़ा सा पढ़ना है। ओके 61 में तो वैसे भी आ ही गया हूँ। अच्छा, ये जो बातें हैं सैम्पल्स एंड फ्री गिफ्ट की, या जो बातें हैं आपकी बाय 1 गेट 1 फ्री की, हम बातें ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। जैसे आप सैम्पल में हमने बात किया था, अगर शेड्यूल 1 में कवर होता है तो बिना कंसिडरेशन के सैंपल दिया जा रहा है तो वहाँ पे फिर भी आ जाएगा जीएसटी बीच पे, और अगर बिना शेड्यूल 1 का है तो बाय डिफ़ॉल्ट हट जाएगा। लेकिन बोथ द केसेस में जब आप फ्री सैंपल दे रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपने वो जो सैंपल बनाने में जो कॉस्ट लगाया होगा, आईटीसी क्लेम किया होगा, उसका आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बाय 1 गेट 1 फ्री सिर्फ बोलने का ऑफर होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो एक ही प्राइस में दोनों के पैसे ले रहा है, तो उस केस में कोई आईटीसी रिवर्स करने की बात नहीं आती है, बिकॉज एनी विच वेज आप पूरा कॉस्ट ही ले रहे हो, बस स्कीम एक साथ एक बता रहे हो, बस वही वाली बातें हम रिपीट कर चुके हैं बहुत बार।
ये वाला पॉइंट, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार बच्चे इसको पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ITC रिवर्सल व्हेन रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड और मेडिसिन और ड्रग्स आर ट्रीटेड एज अ फ्रेश सप्लाई। ये देखो ये क्या है, इसके ऊपर ना मैंने एक प्रॉपर एनोटेशन का चार्ट बनाया आप लोगों के लिए। इस चार्ट से समझोगे ना जीवन का जो है ना मज़ा क्या आ जाएगा जीवन का। एक बार कमेंट में पक्का लिखना है इसके बाद, अगर मज़ा आया तो लिखना सर जीवन में मज़ा आ गया। देखो ध्यान से सुनो, अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, मेडिकल इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो सिप्ला। सिप्ला क्या करता है, सिप्ला एक बनाता है दवाई। फॉर एग्जाम्पल सिप्ला ने कोई दवाई बनाया, पैरासीटामोल का एक उसने टैबलेट बनाया। अब वो जो टैबलेट उसने बनाया वो क्या करेगा, वो सिप्ला वो टैबलेट पहुंचाएगा डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर वो टैबलेट पहुंचाएगा रिटेलर तक। अब ध्यान से सुनना, पूरी कहानी को समझना। जब मैन्युफैक्चरर यानी कि सिप्ला जो है, जब वो दवाई बनाएगा उसको बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट रॉ मटेरियल लेगा। जब इनपुट रॉ मटेरियल लेगा तो उस पर बहुत सारा ITC भी मतलब GST भर के लेगा, उसका ITC मिलेगा। क्या उसको क्लेम करेगा, आंसर इज ऑफ कोर्स क्लेम करेगा। मैन्युफैक्चरर पुराने वाले का इनवर्ड का ITC क्लेम करके सामान बेच देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर वापस उसने जो ITC जो उसने माल लिया मैन्युफैक्चरर से, उस बिल के अगेंस्ट ITC क्लेम करेगा और माल रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर वापस डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो उसने टैक्स भरा है ऐसा ITC क्लेम करेगा और किसको बेच देगा, कंज्यूमर्स को बेच देगा। कमल कहानी ये होती है। लेकिन आपको एक बात पता है ना कि दवाइयों की एक लाइफ होती है, 3 साल 4 साल 5 साल व्हाट्सएवर द केस में। इस लाइफ तक अगर मेडिकल स्टोर पे वो सामान या दवाई नहीं बिकती है तो वो लॉस रिटेलर का नहीं है, वो लॉस डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस चेन का एक सिस्टम होता है कि वो दवाई मैन्युफैक्चरर वापस ले लेता है अपने पास उसी चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। यानी कि उस केस में क्या होगा, अगर वो दवाई एक्सपायर हो जाती है या एनी रीज़न, आई रिपीट हाँ यहाँ पे ऐसे आई विल प्ले विथ यू, it can be either expired medicine or it can be any other reason other than expired medicine. There can be any such reasons. हो सकता है उसका पैकेट फट गया हो सकता है पैकेट पील हो गया हो, कुछ भी होगा, एक्सपायर नहीं हुआ, पैकेट पील हो गया। नाउ पेशेंट्स वोंट बाय दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। तो इस केस में रिटेलर्स का और कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनीज का कि हम मेडिसिन वापस ले लेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट है मेडिसिन वापस जाएगी। क्वेश्चन ये आता है, सर 4 साल हो गए अब मेडिसिन वापस जा रही है, क्या मैन्युफैक्चरर बोलेगा वो सेल्स रिटर्न है, बोलेगा क्या? अब देखो नॉर्मली सिचुएशन में होता है क्या है, और क्लैरिफिकेशन ने क्या बोला इसको हल्का सा कुछ टाइम मत समझते। तो होता क्या है, रिटेलर ये दवाई वापस भेजता है। वापस भेजने के रिटेलर के पास 2 तरीके। देखो पहले यहाँ तक का चेंज समझ लो, ये देखो यहाँ तक, ये देखो ये है मैन्युफैक्चरर, लुक एट माई एग्जाम्पल। अरे यार इसमें ऑप्शन नहीं है शायद इस सॉफ्टवेयर में, ऐसे एग्जांपल देखो समझते हो। मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को मेडिसिन दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को मेडिसिन दिया। रिटेलर के पास 2 ऑप्शन है, वो बाहर बेचेगा या फिर एक्सपायर्ड या अदर की वजह से अपने पास रख लेगा। अब क्या होगा, रिटेलर उसको वापस दे रहा है। जब रिटेलर वापस मेडिसिन को भेज रहा है, किसको भेज रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को भेज रहा है। रिटेलर के पास 2 ऑप्शन है, ही कैन ईदर इशू अ क्रेडिट नोट या फिर वो एक इशू करेगा फ्रेश सेल्स इनवॉइस। क्यों, क्या बोलेगा कि मैं अब ये मेडिसिन को फ्रेशली किसको बेच रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा हूँ। नाउ जैसे ही रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये मेडिसिन बेचेगा, अगेन एक सेल बिल बनाएगा रिटेलर, फ्रेश सेल बिल बनाएगा जिस पे लिखेगा कि मैं ये रिटर्न सेल कर रहा हूँ, ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा GST है और टैक्स इनवॉइस है। रिटेलर ने टैक्स इनवॉइस इशू किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज किया। अब देखो पूरा उल्टा जा रहा है, अब डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज किया रिटेलर से, अब किसको बेचेगा, मैन्युफैक्चरर को बेचेगा। तो कहना है से डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज किया रिटेलर से, तो उस बिल पे डिस्ट्रीब्यूटर को ITC मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स मिलेगा नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बेच देगा। ठीक है, अब जब मैन्युफैक्चरर के पास माल आ गया, अब मैन्युफैक्चरर ने तो खरीदा है, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा है, तो ITC वगैरह क्लेम हो गया। अब मैन्युफैक्चरर परचेजर हो गया वाया डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो बिल पे अब जो टैक्स इनवॉइस आया है डिस्ट्रीब्यूटर से,
उस पर भी एक आईटीसी है, क्या उसका आईटीसी मैन्युफैक्चरर को मिलेगा क्या? अरे बोलो मिलेगा कहाँ? अरे जरूर मिलेगा भाई, नॉर्मल तो जा रहा है, हम परचेज करते हैं आईटीसी क्लेम करते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे कहानी में आया ट्विस्ट। फिलहाल तो मैन्युफैक्चरर को इस रिवर्स वाले सप्लाई का रिटर्न सप्लाई का आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर इन मेडिसिन का जो एक्सपायर्ड है अल्टीमेटली क्या करता है, खुद खाता है क्या, या क्या वो रैपर खोल के पैकेट चेंज करके वापस आपको चिपका सकता है क्या? नहीं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के, ऐसा वो नहीं कर सकता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, ऐसी एक्सपायर्ड मेडिसिन को इनको बाय डिफ़ॉल्ट डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, जला देना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है, यूज़ नहीं कर सकते। अब आईटीसी का एक रूल क्या था, अगर आपने गुड्स को जला दिया, चोरी हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ भी हो गए, अगर गुड्स डिस्पोज ऑफ हो गए तो उस गुड्स का आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो इस केस में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने जब परचेज का बिल लिया वहाँ से आईटीसी एक बार क्लेम किया, लेकिन तुरंत रिवर्स करना पड़ेगा। जिस दिन उसने गुड्स को आग लगा दिया ना, उसी दिन वो आईटीसी को वापस रिवर्स करना पड़ेगा, उसको आईटीसी नहीं मिल सकता। अब सर क्लैरिफिकेशन क्या कहता है? क्लैरिफिकेशन एक्चुअली में ये कहना चाहता है, पहले पब्लिक कंफ्यूज थी कि मैन्युफैक्चरर कौन सा आईटीसी रिवर्स करे, जो ये फ्रेश बिल अभी आया है उस पर जो जीएसटी लग के आया है उस आईटीसी को रिवर्स करे, या मैन्युफैक्चरर ने जब इस दवाई को बनाया था तब कितना इनवर्ड रॉ मटेरियल यूज़ किया था, उस पर कितना आईटीसी था जो भी बर्बाद हो रहा है उसको रिवर्स करे। तो सरकार ने क्लैरिफिकेशन में साफ साफ क्या बोल दिया कि जनाब पुराना वाला काम खत्म हो गया, ये फ्रेश सेल मानेंगे, फ्रेश सेल की फ्रेश चेन के अंदर जो फ्रेश बिल आया उसका जो जीएसटी है वही रिवर्स करना है, पुराने वाले जाके उसको रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है। पक्का समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पब्लिक इसको पढ़ते पढ़ते ना ऐसा खो जाता है। मैं नहीं चाहता खो जाओ, इसलिए मैंने आपको चार्ट बना के समझा दिया। आज समझियो कि नहीं? पाकू? ओके। अच्छा, अब सिर्फ एक चीज़ समझनी है जो बहुत सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस एक लॉजिकल बात और समझो। जब ये रिटेलर सामान रिटर्न दे रहा है, हो सकता है ना कि रिटेलर एक कंपोजिशन सप्लायर हो, क्या कंपोजिशन सप्लायर टैक्स रिफंड इशू कर सकता है? आंसर इज नो। तो जब ऐसे केस में रिटेलर एक कंपोजिशन सप्लायर है तो वो क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। जब वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर उसका आईटीसी क्लेम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इतनी सी बात है। या हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन हो? कंपोजिशन डीलर हो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर कंपोजिशन डीलर है तो जब डिस्ट्रीब्यूटर आगे माल बेचेगा तो क्या मैन्युफैक्चरर के सामने वो जो आईटीसी मिल रहा है क्या वो क्लेम करने लायक है? नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर क्या दे रहा है? बिल ऑफ सप्लाई दे रहा है, तो वहाँ आईटीसी मिलेगा नहीं। यानी सिंपल आंसर क्या है बॉस? सिंपल आंसर ये है, जहाँ पे कंपोजिशन डीलर बीच में आया वहीं पे आईटीसी का चेन ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने ऐड करवा दिया। अब देखो मैंने यहाँ दोबारा नोट लिखवा दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो रेड लाइन में लिखा है प्रिंटेड। इन शॉर्ट, इन एनी केस जो ओरिजिनल आईटीसी मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच ड्रग्स वो रिवर्स नहीं होगा। ओके, नया वाला जो बिल है उसका ही आईटीसी रिवर्स होगा। ठीक है, फाइन। ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ तक का। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, वो सजेस्ट किए हुआ पढ़ो, तो साथ में पढ़ते। अगर एक मैन्युफैक्चरर है जिसने 10 रुपये का आईटीसी लिया था एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, जिसका वैल्यू 100 रुपीज़ था, एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ सच मेडिसिन ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपायरी हो गया, तो आईटीसी अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश इनवॉइस, जो फ्रेश इनवॉइस होलसेलर ने दिया अब उस पर आईटीसी 15 रुपये आ रहा है। तो when the time expired goods are destroyed by the manufacturer, he would require to reverse ITC of 15 and not 10। क्यों 15? क्योंकि वो 15 का ही फ्रेश बिल आया है, वही वो क्लेम करने जा रहा था, तो क्लेम किया था, जलाते रिवर्स कर उसी को, इस 15 को रिवर्स करना है। ठीक है, ओरिजिनल वाले को नहीं, फ्रेश वाले को। बस यही मैंने समझा है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, with this we have completed the most important part of the chapter ITC। इसके बाद बचता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18। अब ये सेक्शन 18 अगेन लंबा जाएगा, ये एक लास्ट लेक्चर और आएगा जो मोटा मोटी 45 मिनट्स या 1 घंटे के आसपास का होगा, जिसमें हम आईटीसी पूरा ख़त्म कर देंगे। सो थोड़ा सा नाक में भी दिक्कत है, थोड़ा सा प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर दिस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और अब टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट अगले क्लास में मिलेंगे।
जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा।